नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद अब और ज्यादा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि यहां से खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के यूसुफ लकड़ावाला कनेक्शन की जांच करा सकती है। साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से इसको लेकर इशारों में संकेत दिए गए हैं। दिलीप वळसे पाटील की तरफ से ये संकेत दिए गए। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने नवनीत राणा को प्यादा करार दिया है। बता दें कि संजय राउत ने आरोप लगाया है कि हनुमान चालीसा विवाद के जरिए दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सांसद नवनीत राणा सिर्फ मोहरा है, उसके पीछे कई और भी लोग हैं। हनुमान चालीसा के पीछे दंगे भड़काने की साजिश है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सांसद नवनीत राणा भाईकाला जेल में फिलहाल बंद हैं। उनके पति को भी हिरासत में लिया गया था। उनके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, इससे साफ हो रहा है कि अब सियासी अटकलें इस पर लगनी शुरू हो गई हैं। बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पूरा सियासी रंग ये मामला लेता हुआ जा रहा है। आपको बता दें, नवनीत राणा की तरफ से ये कहा गया था कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद के बाद उनको और उनके पति को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल भाईकाला जेल में है। तो वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। श्वेता शालिनी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सवाल किया जाए ये, क्योंकि संजय राउत की तरफ से बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि नवनीत राणा तो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे कुछ और लोग हैं। कहीं ना कहीं इशारों में बीजेपी की तरफ ये संकेत दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ऐसा है कि बहुत सालों पहले कबीर दास ने एक बात कही थी कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी कुल्ला बांग दे, का बहरा हुआ खुदाए। तो संजय राउत जी से पूछे कि कबीर दास जी भी बीजेपी के प्रवक्ता थे क्या, कि उन्होंने इतने सालों पहले लिख दिया। कोई हनुमान चालीसा पढ़ने आएगा तो क्या बीजेपी का हाथ रहेगा उसके पीछे? हम हनुमान के साथ खड़े हैं, हम राम के साथ खड़े हैं, हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, ये सब जानते हैं। जो हनुमान के साथ खड़ा रहेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जब उद्धव जी खड़े थे तो हम उनके साथ खड़े थे। आज राज ठाकरे खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। नवनीत राणा खड़ी हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये जो आरोप है, लगातार जिस तरीके से आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है कि दंगे भड़काने की कोशिश थी हनुमान चालीसा के पाठ के पीछे, यहाँ पर भक्ति की बात नहीं थी। देखिए, ऐसा है कि मुंबई पुलिस ऐसी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है कि क्राइम सोचा उन्होंने दिमाग में और उन्होंने उसके ऊपर धाराएं लगा दी। तो आप ये बताइए कि इतनी एफिशिएंसी यदि वो बाकी चीजों में दिखाएं तो आज राज्य की बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है। कल ही प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा है कि भाई अगर आप वैट कम कर देते तो शायद लोगों को पेट्रोल का दाम कम हो जाता। लेकिन ऐसी तेजी ये बाकी चीजों में दिखाते नहीं है। ये केवल मात्र मन में ये सोचा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उन्होंने उनको धाराएं लगा दी, और वो भी राजद्रोह का धारा लगा दिया है। अब एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले ये एक आदेश पास हुआ था कि मस्जिद के 100 मीटर पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं शायद पुलिस को लगा हो कि मातोश्री मस्जिद है, इसीलिए शायद नवनीत राणा के ऊपर ये धारा लगा दी गई। शालिनी जी, जो राजद्रोह का जो धारा लगाई गई है, क्या ये मान सकते हैं कि कोर्ट में क्या ये धारा ठहरेगी? क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला देखा जा रहा है, ठीक है धाराएं लगा दी गई है, लेकिन कोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी क्या ये धारा ठहरेगी वहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो है, उद्धव सरकार जो है, उसे कोर्ट से फटकार खाने की आदत सी हो गई है। अनेकों मामला आप देख सकते हैं, जिसमें चाहे वो परमवीर का मामला हो, चाहे वो अनिल देशमुख का मामला हो, चाहे नवाब मलिक का मामला हो, कोर्ट ने करारा थप्पड़ उनको लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी चीज साबित करने की शुरुआत की है वो साबित नहीं कर पाए। तो इसीलिए मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट रूलिंग दे, और देनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए, पिछली बार महाराष्ट्र में जब ये धारा लगी थी तो बाल गंगाधर तिलक पे लगी थी, और अब जाके इस सरकार ने नवनीत राणा पे लगाई है। तो ये बहुत पुराना कानून है, और
कांग्रेस स्वयं बहुत बार अपने मैनिफेस्टो में ये बात कह चुकी है कि ये कानून को हटाना चाहिए। अभी जब वो सत्ता में है तो वो स्वयं इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं आपको इस्तेमाल कहती हूँ इस शब्द को यूज कर रही हूँ क्योंकि मिसयूज कर रहे हैं वो इस कानून का। जी शालिनी जी, आखिरी सवाल आपसे। देखिए, क्या हमारे देश में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की कमी हो गई है? किस तरीके से बयानबाजियां, इस तरीके से बवाल इस पर हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि नवनीत राणा अगर किसी के घर के बाहर ये कहती हैं कि मैं वहां जाकर पढ़ूंगी, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के घर के बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपकी भक्ति तो कहीं से भी पहुंच सकती है। देखिए, ऐसा है, बात इस बात की नहीं है कि आप किसी के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ें। बात इस बात की है कि ये लोकतांत्रिक देश है और हर कानून हर व्यक्ति के लिए समांतर होना ही चाहिए। देखिए, मैं बात की बातों की बात नहीं करी, जो बात की चीजें हैं। रास्ते पर नमाज पढ़ने वाले को ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं आप? ये सवाल हम तो उनसे भी यही सवाल करेंगे, उनसे भी सवाल यही रहेगा, क्योंकि भक्ति हो, श्रद्धा हो, दुआ मांगना हो, आप वो कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए सड़क पर उतरने की जरूरत किसी को नहीं है, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हो, चाहे तो उनकी। हमारा प्रश्न केवल मात्र इतना है या हमारी चेष्टा भी केवल मात्र इतनी है कि आप यदि उनको भी ये बात समझा दें तो हमें इतनी जोर से दहाड़ने की जरूरत ना पड़े। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये जो सरकार है वो तुष्टीकरण करती है उन लोगों के साथ, और इसीलिए शायद नवनीत राणा ने, हालांकि मैं नवनीत राणा की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन फिर भी शायद इसीलिए आवाज बढ़ाई हो सबने मिलकर, क्योंकि शायद किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है इस सरकार में। केवल मात्र नमाज उनको सुनाई देती है, केवल मात्र लाउड स्पीकर उनको सुनाई देता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सुनाई नहीं देती है। जिस प्रकार यूपी ने लाउड स्पीकर की आवाज को धीमी करवाया, और लेकिन वो लाउड स्पीकर की आवाज हर जगह से धीमी हुई है, किसी एक जगह से नहीं हुई है। मैडम जी, आपको पता नहीं है 3000 लाउड स्पीकर जो हैं वो इलीगल मुंबई में हैं, और पूरे महाराष्ट्र मैं यूपी की बात कर रही थी, मैं आपकी बात का ही साथ दे रही थी, जो आपने कहा मैं भी उसी बात का साथ दे रही थी कि वो किसी एक। इसीलिए आप देखेंगी कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी योगी बाबा का धन्यवाद दिया है और सराहना की है। हम भी सराहना करना चाहेंगे, लेकिन पहले आवाज तो कम करवाएं। हम भी बाकी मुद्दों पे चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन पहले आवाज तो कम करवाएं। ये एक सामाजिक मुद्दा है। आप देखिए कितनी ज्यादा परेशानियां होती है ध्वनि प्रदूषण से। तो शालिनी जी, क्या हम ये माने कि एक आवाज कम कराने के लिए दूसरी आवाज तेज की जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। केवल मात्र लोकतंत्र में विपक्ष का काम क्या होता है? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, संविधान में ये लिखा कि यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप विपक्ष सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक यदि ये लोग 55 डेसिबल तक आवाज धीमी कर देते तो हमें धरना और प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती जी। लेकिन क्योंकि संविधान में लिखा है तो हम विपक्ष का जो कार्य है हम वही कर रहे हैं जी। और हमें इस बात की पूरा अधिकार है। बाबा साहब ने हमें यह अधिकार दिया है। जी बिल्कुल, संविधान ने सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। बहुत शुक्रिया शालिनी जी, आप चर्चा का हिस्सा बनी, अपनी बात आपने यहाँ पर रखी, बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी प्रवक्ता श्वेता शालिनी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ मामले को लेकर राजनीति हो रही है और आवाज तेज इसलिए की जा रही है क्योंकि दूसरी तरफ से आवाज कम नहीं की जा रही। सवाल हमारा उनसे भी यही था कि क्या एक आवाज को कम करवाने के लिए दूसरी आवाज को तेज करना जरूरी हो गया है? जिस तरीके से सियासी बयानबाजी इस पूरे मसले को लेकर हो रही है, कहीं ना कहीं मामला धर्म से हटकर अब सियासी भक्ति का होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों शख्स रिश्ते में भाई हैं। इनका सीधा ताल्लुक मुख्य आरोपी अंसार से था।
गिरफ्तार इन आरोपियों के नाम जफर और बाबूदीन हैं। इन दोनों पर हिंसा वाले दिन शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर कांच की बोतलों से हमला करने का आरोप था। साथ ही ये तलवार भी लहराते नजर आए थे। पुलिस के मुताबिक हिंसा में इन दोनों का काफी रोल रहा है। दोनों भाइयों की अंसार से अच्छी पहचान थी और लगातार संपर्क में रहते थे। पुलिस इन दोनों आरोपियों से बेहद गंभीरता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 28 बालिग को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 3 नाबालिग को भी बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पास इन 28 बालिग में से अंसार समेत 9 आरोपी शामिल हैं, जिनसे वो पूछताछ और अन्य आरोपियों के पता लगाने में जुटी है। आपको बता दें, दिल्ली के जागीरपुर इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान 2 समूह के बीच में झड़प के बाद पथराव किया गया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा भड़कती हुई साफ साफ दिखाई दी। इसके बाद हिंसा में आम नागरिक और कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जुलूस में कथित तौर पर तलवारें और हथियार भी लहराए गए थे। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तोशी का रुख करेंगे। तोशी, जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है, 2 और आरोपियों को जागीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल अंशु, देखिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी कुशल चौक पर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी रिश्ते में भाई हैं। दोनों पर भीड़ में शामिल होकर हिंसा करने का आरोप लगाया है। ये दोनों इस पूरी हिंसा के मुख्य आरोपी की तरह इनको देखा जा रहा है। दोनों आरोपी के नाम जफर और बाबूदीन है। आपको बता दूं कि इस पूरे हिंसा पे अंसार का नाम सबसे मुख्य रूप में देखा जा रहा है, जिसके ऊपर NSA भी लगाया गया है, जो अभी कस्टडी में भी है। इस लिहाज से ये पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस दोनों का जो कनेक्शन है वो अंसार से है। अंसार से इनकी अच्छी जान पहचान थी। अब इस पूरे मामले पर एक नया एंगल आ गया है, क्योंकि जहां एक तरफ जहांगीरपुरी में बुलडोजर थमा हुआ है, वहां पर शांति दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, क्राइम ब्रांच एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और अब लगातार धरपकड़ हो रही है आरोपियों की। टोटल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 नाबालिग है जिनको बाल सुधार गृह भेजा गया है और इन दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर अंसार से इनकी क्या कनेक्शन है, क्यों ये बोतलों से उस दिन हिंसा कर रहे थे, लोगों के ऊपर कांच की बोतल्स फेंक रहे थे, क्यों उनके हाथों में तलवारें थी और क्यों ये हाथों में तलवारें हवा में लहरा रहे थे। ये तमाम आरोप है जिन पे लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप है और इसी के लिहाज से लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। जी, तो लगातार ये पुलिस एक्शन में नजर आ रही है यहाँ पर, और क्या अभी मामले में कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी की बातें भी सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली में कुछ सालों से लगभग हर 2 साल में दिल्ली दंगे की स्थिति पैदा हो रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से, कि एक प्लानिंग के तहत दिल्ली को अब इस तरीके से मोड़ा जा रहा है कि दिल्ली में लगातार दंगों की स्थिति पैदा हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रशासन, क्राइम ब्रांच लगातार कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ा मसला है, एक प्लानिंग के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। ये कोई अनप्लान नहीं था, ये प्री प्लान साजिश थी। ये पहले से तय किया गया था कि पत्थर इकट्ठे करने हैं, शोभा यात्रा को भंग करना है, तलवारें पहले से इकट्ठा करी गई थी, पत्थर रखे गए थे, महिलाओं के पास तलवारें कैसे आई, ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो लगातार पुलिस कह रही है, ब्रांच कह रही है। और ये भी आरोप है कि अब जल्द ही शायद इसको लेकर और जो फरार आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इस पूरे मामले पर और भी आरोपी है जो सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि ये सब जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, ये सिर्फ छोटे छोटे इनके चमचे हैं। एक बड़ा मुख्य आरोपी यानी कि एक मास्टरमाइंड कहीं और ही बैठा हुआ है। क्या उसको विदेश से फंडिंग यहाँ पर इन लोगों को मिल रही है? तो मास्टरमाइंड की तलाश में इन तमाम आरोपियों से पूछताछ हो रही है। फरार आरोपियों को पकड़ने की धरपकड़ तेज चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 28 बालिग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं 3 नाबालिग जो है उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया है। मामले में लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। क्राइम ब्रांच लगातार गिरफ्तारी कर रही है, दबिश दी जा रही है और आरोपियों को पकड़ने की, मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है।
वहीं देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो जनता है वो काफी परेशान है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी नेता काफी बयानबाजी में लगे हुए हैं। ऐसे में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी का बयान एक तरफा और गुमराह करने वाला था। उन्होंने मोदी के शेयर किए गए फैक्ट गलत बताया और उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार पिछले 3 साल से पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए उन्होंने पिछले 3 साल में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने के लिए कह रहे हैं। हमारा केंद्र पर 97,000 करोड़ रुपए बकाया है, अगर सरकार इसका आधा भी चुका दे तो हम टैक्स घटा देंगे। सरकार के बकाया चुकाते ही और डीजल पर 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे। मुझे सब्सिडी देने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं अपनी सरकार कैसे चलाऊंगी। बयानबाजी महंगाई को लेकर भी हो रही है। पीएम के बयान पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ये हमारी जो बकाया राशि है उसको दे देना चाहिए, उसके बाद हम सब्सिडी दे देंगे। हमें डीजल पर सब्सिडी देने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 साल से हम पहले भी सब्सिडी देते आए हैं, जिस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च हुआ है अब तक। लगातार बयानबाजी तमाम पार्टियों की तरफ से हो रही है, चाहे कोयले का मामला हो, महंगाई का मामला हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मामला हो। अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद जिस तरीके से गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उस बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये पलटवार किया गया है। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे लेकर कहा है कि उनका राज्य कोविड-19 के मामलों में किसी भी तरीके से वृद्धि से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब ने महामारी की किसी भी तरीके से नई लहर से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया है। पंजाब के सीएम ने कहा कि पंजाब में स्थिति नियंत्रण में है। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं। पंजाब सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्य के 97% आबादी को पहले से कोविड रोधी टीकों की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 76% लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 5,11,000 लोगों को बूस्टर खुराक भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में केवल 176 मरीजों का इलाज चल रहा है और प्रतिदिन औसतन 25 नए मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड की संभावित अगली लहर से रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार जल्दी ही कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच के अंतराल को कम कर सकती है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह यानी कि NTAGI इस अंतराल को कम करने की सिफारिश कर सकता है। आपको बता दें 29 अप्रैल को बैठक होने वाली है। दरअसल ICMR की जांच में पता चला कि प्रारंभिक टीकाकरण से करीब 6 महीने के बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होने लगता है। बूस्टर खुराक देने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण जांच के आधार पर अब वैक्सीनेशन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने करने की पूरी संभावना है। दिल्ली के LNJP अस्पताल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कहा कि कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक यानी कि बूस्टर डोज शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मददगार होगी, इसलिए हर किसी को बूस्टर डोज लेना चाहिए, जिससे आप अपने परिवार, अपने समाज को इस महामारी से बचा सकते हैं। MD ने कहा कि हमने देखा है कि कोरोना के 2 डोज के बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। कोरोना संक्रमण से
अस्पताल में भर्ती होने वाले ज्यादातर वही लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन अधूरा है। वहीं तीसरी खुराक परिवार और समाज की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पूरे तरीके से डिजिटल बस सेवा वाला भारत का पहला शहर बन गया है। महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट मार्ग पर शहर की पहली पूरे तरीके से डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जिसमें एक अद्वितीय टैप इन टैप आउट सुविधा है। बहुमुखी मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया, जिसका इस्तेमाल पूरे देश में यात्रा और खरीदारी दोनों के लिए किया जा सकता है। इससे कॉन्टेक्टलेस प्री पे भुगतान भी किया जा सकता है। इस कार्ड की खास बात यह है कि ये केवल मुंबई की बसों या मेट्रो में ही नहीं चलेगा, बल्कि देश भर में कहीं पर भी यात्रा के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।